अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उन्हें नहीं पता था कि बच्ची आएंगे या खबर आएगी। वो सबसे पहला सलूट अपने माँ बाप की वतन से मोहब्बत तो करना चाहते थे। वो बिल्कुल ठीक होकर घर जाना चाहते थे कि वो घर की किसी फर्द को भी अपना सहम नहीं दिखाना चाहते थे। यह सहम उनके लिए मेडल थे। जुर्रत के बहादुरी के इनाम में तो उनको वो 3 परियां मिली थी, जो बेशक बेहतरीन तोहफा थी। जिंदगी भर के लिए अक्की आंखें बंद करता तो उसे मलिहा नजर आती, बोलती हुई कि अक्की जी शुक्रिया, और वह कहता हाय कब छू पाऊंगा इन लबों को जिनसे वह अक्की जी बोलती है। ये पहले से तय था कि जिस दिन सर्च ऑपरेशन होना था, सबसे पहले इन तीनों लड़कियों को मिलिट्री मेस में शाह, अक्की और सफ़ी के घर पहुंचा दिया जाएगा। रही जिंदगी तो ये तीनों बच गए, तो अपने घर वालों के सामने इन तीनों को अपनी जिंदगी में शामिल करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इन अनमोल तोहफों का। पर ये तीनों लड़कियां नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है और इनकी आइंदा जिंदगी कैसी होगी। इसलिए वो रोती धोती घर में बैठ के कि उन्हें ऐसा करने के लिए गन पॉइंट पर कहा गया था, और वो बैठ के वो जानती थी कि वो उस रात भी मजबूर थी और आज भी मजबूर ही है। शर्मिंदगी से अल्लाह शर्मिंदगी से अलहदा गिरी जा रही थी कि उनकी उनके वालिदैन की नेक नामी आज नीलाम हो गई है। वो लोग की नज़र में मुजरम साबित हुई थी। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि वो नहीं जानती थी, वरना शायद वो जहर खा चुकी थी और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी थी। इन तीनों को कैदियों वाली वैन में सवार करके दरवाज़ा बंद कर दिया गया, जिससे अंदर काफ़ी अंधेरा था। छोटियां दोनों आपे के साथ चिमट कर रोने लगी। कैदियों वाली वैन में गैस की बदबू थी, जिसके तीनों के नथनों में जाते वो कुछ देर में बेहोश हो गए। सवेरा आगे वाली गाड़ी में लेडीज कांस्टेबल की गोद में रो रही थी। उसे कुछ खिलाकर बेहोशी का सिरप पिलाया गया कि यह सफर आसानी से कर सके। दिन भर की मसाफत तय करके वैन इन तीनों को लेकर मैस पहुंच गई थी। तब तक तीनों होश में आ चुके थे। वो साथ लगकर रोती जा रही थी और अपने रब को पुकार रही थी कि उनकी मदद फरमा। लेडी इंस्पेक्टर की आवाज, चलो लड़कियों नीचे उतरो, सुनकर नीचे उतरी। बाहर निकलकर उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका था, जिसके चारों तरफ बुलंद वाला पहाड़ थे जो कि सबसे से बड़े थे और आंखों को ठंडक का एहसास लाते थे। मौसम भी काफी खुशगवार था। लेडी इंस्पेक्टर मिलिट्री ऑफिसर अपनी माताहत को इशारा करती है कि साहलिया को बच्ची पकड़ाओ, और इनसे बोली तुम तीनों को सजा के तौर पर यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर की वालदा के घरों में मेड के तौर पर काम पर रखा जाएगा। वो तुम तीनों को उन फैमिलीज का ख्याल रखना होगा और तुम पर नजर रखी जाएगी। भागने की सूरत में यहाँ के गार्ड्स को तुमको गोली मार दी जाने की इजाजत है। इसलिए मैस के मीट गेट के करीब ऊंची जगह पर कुर्सी पर बैठे गनमैन की तरफ इशारा किया और अपनी 2 उंगलियों को इन तीनों की तरफ इशारा किया कि उनकी नजर हर वक्त तुम पर होगी। हाँ, अगर ये फैमिलीज तुम्हारी शादी कहीं पर करना चाहे तो उनका ये इख्तियार हासिल है। एक दूसरी ऑफिसर आई और बोली, जी मैम, लड़कियों का हाउस नंबर 302 और 303 में पहुंचाना है। ये उनसे वसूली के कागज साइन करवाएंगे। सालिया बेगम, फाहरा, ताहिर और मलिया और अनिला, मिसिस आसिया तो की गाड़ी रहना उनकी सजा थी। तीनों अपनी सजा सुन कापी के गले लाकर रोने लगी। कोई ये नहीं जानता था कि यह इसी के हाँसू है। बेशक ये उनके लिए अच्छी सजा थी कि यहाँ वो अपनी हड्डियों की कमाई तो खा लेंगी। ये काबिल फहर था कि वो नौकरानी है, कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। वह मजीद रोती के ऑफिसर बोली, चले बेबी, रोना तब अब तुम लोगों ने सारी जिंदगी है, ये तो तब सोचना था ना। ये वक्त भी आ सकता जब वो गुंडू से शादी की थी। वो गुस्से वाली नगार तीनों पर डागा बोले। लेडी ऑफिसर साहलिया को शबीर खान के घर, मलिया और अनिला को सफील और अकील की वादा के घर पहुंचाकर बताती है कि आपके बेटू ने आपकी तन्हाई को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ये मेड भेजी है और वापस चले गए। साथ साथ घरों में तीनों बहनें पहुंचाई गई थी। शबीर खान की वालदा, जो कि सफीर और अकील की ममानी थी, साथ साथ घरों में रहती थी। वह चारों अपने बच्चों की हैरियत से हैं। यह खबर सुनकर बहुत ही खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। लड़कियों को खुले दिल से वेलकम बोला कि हाँ, घर में रौनक हो जाएगी। शबीर खान की वालदा सालिया से बोली, मैं और मेरे हमत यहाँ पर आते हैं, हम तुम्हारे वालिदैन की उम्र के हैं, इसलिए तुम बेशक अबाया उतार लो। वो सवेरा को देखकर खुश होगी कि चलो घर में रौनक हो जाएगी। वो यहाँ पर अकेले रहते बोर हो गए थे। मैस वैसे भी आबादी से दूर होता है, जिसकी वजह से वहां पर खामोशी ज्यादा होती है। सालिया ने आसिया बेगम के कहने पर हिजाब उतारा तो आसिया बेगम शबीर खान की वालदा हैरान रह गई कि इतनी खूबसूरत नौकरानी। हैरत का झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने उसे बाया के बगैर देखा। वो उम्मीद से थे तो वो थोड़ा सख्त लहजे में बोली, यहाँ बैठो लड़की और अपने बारे में सच सच बताओ। तुम तो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो तुम्हारा मियाँ कहाँ है? आसिया बेगम के अल्फाज सुनकर सालिया रोने लगी और उसने अपने वालिदैन की हादसाती मौत और शादी से शादी की बात बताया। ये भी बताया कि वो बच्ची वो पाल रही है, पर यह बच्ची शादी की पहली बीवी से है। मेरा ये पहला बच्चा है, और मिलिट्री के आने का बताया
اس نے قسم کھا کے بتایا کہ ہم تینوں کو یہ نہیں پتا وہ اوپر کمرے میں کیا کرتے تھے۔ آسیہ بیگم پریشانی سالیہ کو دیکھ کر بولی، پر میرے 2 جوان بچے ہیں، بے شک وہ گھر پر نہیں بیٹھے رہتے پر آتے تو رہتی ہے نا، وہ کل کو ان کی بیویاں بھی ہوں گی، اور اگر وہ آ کر تم پر کوئی اعتراض کرے نکالو سے تو۔ سکندر خان نے مینشن فون کیا اور زری اور مومنہ سے بولے کہ ابھی مینشن ہی رکے، ہوٹل نہیں جانا، میں گھر آ رہا ہوں۔ مینشن میں دل ہوتے ہی سکندر صاحب نے تمام ملازمین کو باہر جانے کا بولا اور غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ ہی زری بیگم سے مخاطب ہوئے کہ میں نے آپ نے اچھی خوبیاں دیکھ کر آپ سے شادی کی، آپ کو گھر کے اختیارات دیے، میں نے دیکھا کہ مرینا بی بی پر بھی کنٹرول کی ہوئی تھی جو غلط تھا، میں پھر بھی نہیں بولا، تب بول لیتا جو مناہل کیا ہے اس کی سزا کی حق تک مرینا بی بی ہوتی، پر سب آپ ہیں، میں آپ کو اس غفلت میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی اور بولی، ہاں جی کیا ہوا ہے، جلدی بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یہی کیفیت مرینا کی بھی تھی، دونوں سوال پوچھتی نظروں سے سکندر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر دلاور کو تکنے لگے اور بولے، مناہل نے دلاور کے ساتھ نکاح سے انکار کر دیا۔ کیا؟ ہاتھ میں مختلف آوازیں بلند ہوئی اور کچھ نہ بتانے کا ارادہ کرتے ہوئے سکندر صاحب نے مومنہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر بولے، کیا میری بیٹی یہ نکاح کر کے مجھے رشتہ داروں میں ذلیل ہونے سے بچا سکتی ہے؟ مومنہ حیران پریشان سر اٹھا کر اپنے تایا جی کو دیکھ کر سوالیہ لہجے میں بولی، جی، اور اپنی ماں کو تکنے لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سر کے اشارے سے بولا، ہاں بول دو۔ مومنہ حیران پریشان کھڑی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ مرینا بیگم آگے بڑھی، اپنی بیٹی کے پاس کھڑی ہو کر بولی، لالا خان آپ ہوٹل چلیں، ہم دلہن لے کر آ رہے ہیں۔ سکندر صاحب جو کہ بہت ہی مشکل سے کھڑے تھے دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گئے اور دلاور سے اشارے سے پانی منگواتے ہیں وہ باغ کر لے آیا۔ مومنہ اپنے تایا جی کے پاس زمین پر بیٹھ کر بولی، بڑے پاپا آپ ہم سب کو حکم کیا کریں، التجا نہیں، ہم نے آپ کے موجودگی میں آج تک اپنے باپ کو یتیم نہیں سمجھا، اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھا، اب ہم سب کے بڑے ہیں، تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ وہ بول کر نکاح کا جرا لے کر کمرے میں چلے۔ بیوٹیشن ابھی کھانا کھا رہی تھی تو مومنہ بولی، پلیز مجھے تیار کر دے، میرا نکاح ہے۔ اس وقت کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوشی اس کے روم سے پھوٹ رہے تھے۔ وہ اپنے لہنگے کے دوپٹے کو چوم کر بولی، شکریہ آپی، آپ نے زندگی میں بس یہ کام ہی اچھا کیا۔ وہ خوش تھی پر اس کی آنکھیں برس رہی تھی، پر یہ عشق کو پالنے کی خوشی کے آنسو تھے۔ آسیہ بیگم پریشان کن لہجے میں بولی، ان کی بات سن کر سالیہ زاروں کی طرح روتے ہوئے بولی کہ اللہ کا واسطہ ہے ماں جی، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے نہ نکالے، جب آپ کے بیٹے گھر ہوا کریں گے تو میں حجاب اور عبایا پہن لیا کروں گی، پوری کوشش کروں گی ان کے سامنے نہ ہو، اور بھی آپ جو پابندیاں لگائیں گے مجھے منظور ہے، بس مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگے، تم اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے طاہر صاحب شبیر خان کے والد بولے، انہوں نے قریب آ کر سالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بولے، آج سے تم میری بیٹی ہو، تم یہی رہو گے، کل کو مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تم پر چھوٹا سا امتحان کیا ڈالا، تم ڈگمگا گے، مجھے فیل نہیں ہونا اس آزمائش میں۔ وہ بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اور ملازمہ کو بولے کہ جاؤ بی بی کو ہمارے ساتھ والا کمرہ کھول دو، وہ تر و تازہ ہو جائے، اور پھر کھانا لگاؤ۔ سب کھانا کھا کر اکٹھے چائے پیتے ہیں۔ ملیحہ اور انیلا کو لیڈی آفیسر توقیر صاحب کے گھر چھوڑ گئی کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کے لیے ملازمہ بیچی ہیں کہ آپ تنہا نہ ہو۔ ملیحہ اور انیلا ڈری سیمی فارہ بیگم سفیل اور عقیل کے والدہ کے کہنے پر اپنا پایا اتارتی ہیں۔ خوبصورتی میں لاجواب 2 نایاب ہیرے دے کر فارہ بیگم حیران ہوئی اور زیر اللہ بولی، ماشاءاللہ۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ لڑکیاں ان کے بیٹے نے پسند کر کے بھیجی ہیں تاکہ ماں باپ کو بھی پسند آ جائے، اس لیے پہلے بھیج دی۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دل میں ٹھان لیتی ہیں کہ ناک سے لکیریں لگوا کر تمہارے حوالے کروں گی تاکہ ان ہیروں کو جوڑی کی طرح سنبھال کر رکھو۔ فارہ بیگم ملیحہ سے بولی، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، تو اس نے بھی تینوں بہنوں کی سٹوری سنائی، پھر بتایا وہ کیسے یہاں پر پہنچے۔ ملیحہ کے نکاح کی بات سن کر فارہ بیگم کچھ گڑبڑا جاتی ہیں، پر وہ انہیں رکھ لیتی ہیں کہ گھر میں 2 میاں بیوی رہتی ہیں، ان کی بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، تو ان کا مطلب تھا کہ کچھ تو تنہائی کم ہوگی اور بے سہارا بچیاں کہاں جائیں گی۔ فارہ سوچتی ہیں پڑھی لکھی ہیں، ان کی اینجل چلانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور شادی جہاں لکھی ہے رب نے ہو جائے گی، اور ان کو اپنی بیٹیوں والا کمرہ کھول کر دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ جب پاکستان آتی ہیں تو اس کمرے میں رہتی ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان الماری بھی ان کے کپڑے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی کہ جو پڑے آئے اور پسند ہو نہا دھو کر پہنو اور آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تھکی ہاری ملیحہ اور انیلا کمرے کے الماری سے کپڑے لے کر باری باری شاور لیتی ہیں اور اپنے لمبے گھنے بال کنگھی سے سلجھا کر کلپ لگاتی ہیں اور رنگ برنگے کلیوں والے فراک کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ کر باہر ہال میں آ گئے۔ تر و تازہ بچیاں دیکھ کر فارہ خوش ہو گئی
और बोली जाओ अलमारी के दराज में कांच की चूड़ियां भी हैं, पहन कर आओ कि घर की यह खामोशी कम हो, मुझे वहशत हो रही है। वो दोनों फौरन वापस कमरे में आई और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर मुस्कुराती हुई वापस हाल में आई कि सब मिलकर खाना खाएं। वो भी खाना खा रही थी कि आसिया बेगम, सालिया और सवेरा के साथ इस्लाम भाभी बोलती हुई अंदर डाली। आसिया के साथ खूबसूरत सालिया को देखकर फारा बेगम माशाल्लाह बोलती हुई खड़ी होगी और सालिया की तरफ उसे मिलने के लिए बढ़ी कि उनका जिक्र तो वो मलिया से सुन चुके थे। सालिया भी अपनी दोनों बहनों को तैयार देखकर खुशी से नहाल हो गई थी। सबने चाय इकट्ठी पी। आसिया ने फारा से भी दिल की बात की कि मैं समझी शबीर ने अपने लिए लड़की पसंद किया, पर यह तो शादीशुदा है भाभी, है भी इतनी खूबसूरत। मैं थोड़ी परेशान हूँ कि घर में कैसे रखूंगी, कल को बहू आएंगी तो क्या करूंगी। फाहरा बेगम बोली परेशान मत हो, हम उन्हें एनजीओ दे देंगे और हमारा और बच्चियां दोनों का मसला हल हो जाएगा। अभी हमें और बच्चियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हम भी एंजॉय करते हैं और बच्चियां भी इस परेशान कुन हालात से बाहर आए। बच्चियों का ना भाई है ना माँ बाप। आसिया बेगम बोली हाँ ये ठीक कहा, सब मिलजुल कर रहने लगे। ये तीनों एक बार अल्लाह के करम पर फिर हैरान थे। फाहरा बेगम ने बच्चों से बोला कि मुझे माँ जी बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। बच्चियां एनजीओ जाने के लिए तैयार होकर खिलते हुए रंगों के अच्छी हालत में ब्रांडेड सूट पहनकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो फारा बेगम माशाल्लाह बोली और सोचती बच्चियां जिंदगी के रंगों वाले सूट पहनकर और पनाह मिलने से चेहरे पर इत्मीनान आने से खुश और पुरस्कून लग रहे थे और ज्यादा खूबसूरत और तरोताजा नजर आ रही थी। उनकी अच्छी हालत देखकर फारा बेगम भी मुस्कुराने और तीनों को घर में बैठने, जिसे फारा बेगम खुद ड्राइव करती है, एनजीओ आगे। मलिया और अनिला मामा के साथ मिलकर सारा काम संभाल दिया। तब मामा उन्हें लेकर बाजार आ गए कि उन्हें अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाए कि अब उन्होंने रोज रोज ऑफिस आना था। सालिया खाने के बाद मुलाजमा के साथ मिलकर चाय बना दिया और चाय मेज पर रखने से पहले उसकी नजर अखबार की सुर्खी पर गई तो उसके हाथ से ट्रे छूट गई और बर्तन गिर कर चकन से टूट गए और वो भी करीबी बेहोश गिर गए। ताहिर साहब परेशानी से अपनी जोजा मोहतरमा को देते हुए सालिया की तरफ बढ़े। है कि अचानक क्या हुआ? वो जल्दी से मैस के डॉक्टर को कॉल करते हैं। होश न आने की सूरत में सालिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाम को होश में आते सालिया बिलप बिलक कर रोती है और आसिया बेगम को बताती है कि शाजी, अकी और सफ़ी तीनों मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए हैं। मैंने अंकल के लाइफ अखबार में खबर पढ़ी है। वो बिलखते हुए बोली आंटी जी मैं बेवा हो गई हूँ, मेरे बच्चे यतीम हो गए हैं। मेरी आखिरी उम्मीद थी वो शख्स कि वो कहीं से भी आ गया मैं उसके साथ चली जाऊंगी। वो ये बोलते हुए करीब खड़ी आसिया बेगम के सीने से लाकर जारों की तरह रोने लगे। वो आहिस्ता आवाज में बोली सोचा था कि जैसे भी रखेगा मैं रह लूंगी, कि होगा वो जो रब चाहेगा। वो मेरे बच्चों का बाप है, कम से कम बच्चे तो बाप के साय में पाल जाते, पर रब ये चाहेगा पता नहीं था। वो रोते हुए बोली कहती हैं अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। वो बरसती हुई आंखों से आसिया बेगम के सीने से सर उठाकर बोली आंटी जी इसमें क्या बेहतरी होगी? वो उलझी हुई बोली मैं बड़ी जवानी में बेवा होगी, मेरा बच्चा पेट में ही यतीम हो गया। मेरी बच्ची अब बाबा किसे कहेगी? अब उसके नहरे कौन उठाएगा? वो शख्स जैसा भी था अपनी बेटी के लिए बेस्ट पापा था। सवेरा तुझे तो अंदाजा भी नहीं है तेरे साथ क्या हो गया। सालिया सवेरा को साथ लगाकर रोते हुए बोली मेरी बच्ची तुम सोच भी नहीं सकती जो तुम्हारा नुकसान हो गया, जो कभी पूरा भी नहीं हुआ। इतने लफ्ज ही अदा करती है कि वो दोबारा बेहोश हो जाती है। लेडी डॉक्टर घबराई भी आगे बढ़ी और नब्ज चेक करने लगी और बोली माँ जी अब सब बाहर चले जाएं और बाहर फॉर्म पर साइन कर दें, वरना हम बच्चा खो देंगे। ये बेहोशी में कोमे में न चली जाएं, इस वक्त ये शदीद सदमे में है। तो आसिया घबरा कर ताहिर साहब को देती है और सवेरा को गोद में उठाकर अपनी सोजा मोहतमा को बाजू के गेड़े में लेते हुए कमरे से बाहर आ जाती हैं और विजिटिंग रूम में आसिया बेगम को और मुलाजमा को सवेरा पकड़ा कर वो कागजी कार्रवाई करने के लिए चले गए ताकि ऑपरेशन वक्त पर हो। दोनों घरों में दो जवान बेवा देख देख कर पूरे इलाके की फिजा सोगवार हो गई थी। सालिया मजीद खामोश हो गई थी। वो अपनी इद्दत की वजह से ज्यादातर कमरे में ही रहती। उसे ऐसे देख देख कर एक दिन आसिया बेगम से पास बिठाकर बोले सालिया बच्चे ये सच है कि तुम पर परेशानी का पहाड़ टूटा है, तुम्हारा घर बस रहा था, ये आस टूटी है, तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म लग रही है। बेशक तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर बच्चे अगर तुम अपने गम में डूबी रही तो ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो ये तो एबनॉर्मली बड़े होंगे ना। अल्लाह ना करे आंटी कैसी बातें कर रही हैं। वो बेबसी से बोली और अपने बच्चों को पागलों की तरह चूमने लगी। आसिया बेगम सालिया की तरफ देखकर समझ गई तीन निशाने पर लगा। सालिया बच्चों की हाथ इस गांव से निकल जाएगी। वो अपनी मुस्कुराहट छिपाकर बोली तो फिर उठो, बाहर निकलो, जिंदगी नॉर्मल करो, बच्चों के साथ हंसो खेलो। वो देखो सवेरा कितनी सहम गई है,
اور تمہیں بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چلتی پھرتی رہا کرو یا لیٹ جاؤ پر بیٹھنے نہیں ہے. طاہر صاحب تمہارے بابا ہیں. یہ کہہ کر آسیہ اپنی باہیں سالیہ کے لیے کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری ماما ہوں. لفظ ماں بابا سن کر سالیہ اپنا سب کھو دیتی ہے اور سر آسیہ بیگم کی گود میں رکھ کر لیٹ گئی اور تڑپ تڑپ کر روتی ہے. آسیہ بیگم بھی روتی جا رہی تھی. سالیہ خدا کی انصاف پر رو رہی تھی کہ اس پاک ذات نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا. ایک رشتہ اگر لیا ہے تو دو دو دے دیے ہیں. اگلی صبح سالیہ نہا دھو کر ماما کے کپڑے پہن کر تیار ہوتی ہے اور گود میں بچے کو اٹھا کر اور سویرا انگلی سے لگا کر حال میں ڈال ہوئی اور بولی بابا ماما السلام علیکم. تو دونوں نے مڑ کر سالیہ کو صاف ستھرا تیار دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے. وہ کھڑے ہو کر اسے ویلکم کیا. طاہر صاحب نے سالیہ کے کہنے پر بچے کا نام رکھا. وہ بولے یہ میرا تشہیر ہے. اسے چوم کر بولے کیپٹن تشہیر. ماما اشارے سے منع کرتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں اور 2 انگلی سے اشارہ کر دیا. 2 سال سے شبیر گھر نہیں آیا, نہ رابطہ کیا, نہ کوئی خیریت کی اطلاع آئی. اللہ خیر کرے. فاہرہ بیگم گمسم سے چائے پیتی انیلا کو دیکھ کر بولی انیلا بچے اپنے آپ کو اس غم سے نکالے. زندگی یہی ختم نہیں ہوئی میری بیٹی, اور بہن کو بھی زندگی کی طرف لاؤ. اس طرح تو وہ ذہنی مریضہ ہو جائے گی. انیلا کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. سبیر کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے لہرانے لگا اور عقیل جی کی نظروں میں اپنی بہن کے لیے واہلانہ محبت کے رنگ یاد کر کے تو اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی. فاہرہ بیگم اسے ساتھ لگا کر بولی بہادری سے جیتی ہے. مجھے بوڑھی کو دیکھو, 2 جوان بچے 2 سال سے مشن پر گئے ہوئے ہیں. کوئی خیر خبر نہیں ہے. کیا کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ انیلا جھٹکے سے سر اٹھا کر فاہرہ کو دیکھتی ہے اور اٹھ کر ان کے رخسار چومتی ہے اور آنکھیں صاف کر کے وعدہ کرتی ہے کہ آج کے بعد کبھی نہیں روں گی. فاہرہ اسے باہوں میں بڑھ کر بولی شاباش میری شہزادی. فاہرہ انیلا کا ماتھا چوم کر بولی آج سے مجھے ماما اور انکل کو بابا بولنا ہے کہ ہم بیٹیوں کے سہارا جی لیں گے. شکر کر کے کہ لوگ کے گھر میں کوئی بھی ماں باپ کے کہنے والی ہنسی تو ہے. یہ کہہ کر انہوں نے سینے سے لگی ہوئی انیلا کا ناک دبایا اور ماتھا چوم کر چھوڑ دیا اور چھوڑ کر بولی چلو جاؤ رات کے لیے مٹرو والا چاول بنا اور ساتھ شامی کباب بھی تلنا. میں ذرا اپنی بڑی گڑیا کو زندگی کی طرف لے کر آتی ہوں, پھر رات کا کھانا کھائیں گے اور باہر واک بھی کریں گے. وزیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میری شانوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے حوصلہ دیجیے گا کہ میرے بن یہ وقت گزارے. پریشان وزیر سوائے صبر کے کچھ نہیں کر سکتا. وہ سوچ رہا تھا کہ دلاور سے کہوں گا کہ زری بیگم سے بات کروا دے کہ انہیں بول دے کہ شانوں کی حفاظت کرنی ہے. آج وہ ہو گیا جو مومنہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی کو چومتی جاتی. اسے یوں دیوانوں کی حرکتیں کرتے دیکھ کر بیوٹیشن بولی لگ رہا ہے میڈم آپ کو آپ کا پیار مل گیا ہے. مومنہ برستی ہوئی آنکھوں اور ہنستے ہونٹوں کے ساتھ مسلسل سائل لاگے کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے. تو بیوٹیشن بولی چلے پھر چولی پہن کر آئے, میں آپ کو آپ کے پیار کے لیے تیار کر دوں. آج آپ کو دیکھ کر منہ کھلے گا کھلا نہ رہ گیا دولہے بھائی کا, تو میرا نام بدل دیجیے گا. مومنہ مسکرا کر باتھ میں چلی ہے اور جب چولی پہنی تو پریشان ہوگی کہ وہ سلیو لیس تھی اور مومنہ کی پوری بازو کی مہندی نمایاں کر گئے تھے, جسے دیکھ کر مومنہ شرما گئی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ آج وہ دلاور کی زندگی میں پوری تیاری سے شامل ہوگی. وہ خود کو دیکھ کر شرماتی ہوئی باہر آ کر چیپا بیٹھ گئی تیار ہونے کے لیے. مومنہ بیوٹیشن سے بولی گھونگھٹ نکال دیجیے گا, میں چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلے میرا پیار دیکھے. بیوٹیشن بولی جی, اور اپنی مہارت دکھانے لگی. تیار مومنہ نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہو گئی. وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. اس پر پیا ملن کا روپ آیا تھا پر کمال کا آیا تھا. بیوٹیشن بولی اتنی پیاری دلہن تیار ہوئی ہے, آپ ماشاءاللہ بہت ہی کم دلہنیں اتنی پیاری لگتی ہیں. وہ بولی یقیناً یہ اندر کی خوشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دلہن پر خوب روپ آتا ہے. گھونگھٹ میں نہیں پتا چل رہا تھا کہ دلہن مناہل ہے یا مومنہ. مہمان تو دلہن کے ڈریس میں کھوئے ہوئے تھے جو وہ بہت ہی مہنگا اور بہت ہی خوبصورت تھا, اور نازک سی دلہن اس میں مشکل سے چلتی. سب کے چہرے پر مسکراہٹ لیے سب بولے اب آئی قابو میں مناہل بی بی کہ یہ ابھی راز تھا کہ گھونگھٹ میں مومنہ ہے یا مناہل. سوائے گھر کے افراد کے کسی کو بھی علم نہ تھا, اور حقیقت تو اسکندر صاحب اور دلاور کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ دلہن کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا. نایاب بولی پر مومنہ کہاں ہے؟ زرین بیگم بولی آ رہی ہے, پچھلی گاڑی میں تم جاؤ. وہ پلٹ کر شانوں کو دیکھ کر مسکرائی جو کچھ گھبرائے ہوئی بولی بڑی بی بی مومنہ بی بی کب آئیں گے؟ مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ ہاں جی کب آئیں گے. مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے. گھبراہٹ تو زرین بیگم کی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے. اب مناہل کہاں ہے؟ شرجی بھی نظر نہیں آ رہا, وزیر بھی لاپتہ ہے. وہ دل میں بولی اللہ خیر کرے. اتنے میں اسکندر صاحب اور قاری صاحب اور 2 گواہ اندر داخل ہوئے. جب شانوں نے سنا کہ مومنہ بی بی آپ کو دلاور خان و اسکندر خان 5 لاکھ حق میں نکاح قبول ہے,
मोमना के हाथ को मजबूती से पकड़े शानू के हाथ लम्हे बार के लिए काम किए थे कि ये क्या हो रहा है, अल्लाह खैर करे। मोमना सुकून से बोली जी कबूल है और नक्का नम्बे पर साइन कर दिए। सब उसे बार बार गले मिले और मुबारक थे। सब बाहर हाल में आगे मुबारक वसूल करने और सबको बताने कि मनाहिल ने निकाह से इनकार कर दिया है तो दिलावर और मोमना की मर्जी से ये निकाह कर दिया गया है। 4 माह में तीनों के जम इतने ठीक हो गए थे कि वह हल्की हल्की वाक करने के काबिल हो गए थे, तो उनको घर याद आने लगा और वो दुश्मन जहाँ भी। दोनों बहुत ही खुश थे कि 2 साल बाद घर जा रहे हैं अपने माँ बाप के पास, अपने प्यार के पास। सुबह नमाज अदा करती फाहरा बेगम बैल की आवाज से चौंकी कि कौन हो सकता है। जाए नमाज रखकर दरवाजा खोलने चली है कि वो मेस में रहती हैं जो कि महफूज जगह है। दरवाजा खोलते ही यूनिफॉर्म में 2 जवान आए और बोले, माँ जी आपके बेटे बोलकर कुछ देर के लिए खामोश रहे। मामा घबरा गई, बोली क्या हुआ है मेरे बेटों को, उससे पहले कि वो गिरकर बेहोश हो जाती है। दोनों ने टोपियां चेहरे से हटाकर बोले आ गए हैं, मुबारक हो। मामा हैरत से दोनों को तकने लगी और उनके लिए बाहें खोलकर बुलंद आवाज में रोने लगे। मस्जिद से नमाज फजर अदा करके वापस घर आते हुए तोकीर साहब दरवाजा खुला देखकर कुछ घबरा गया और अंदर से उनकी बेगम की रोने की आवाज प्यार दी। वो कामते जिस्म के साथ अल्लाह खैर बोलते हुए जल्दी से घर के हाल में दाखिल हुए और यूनिफॉर्म में अपने दोनों करील जवान बेटियों को सही सलामत देकर अपनी डुबडुबाती हुई आंखों और खुलते हुए चेहरे के साथ ही अपनी बाहें अपने बेटों के लिए खोल गया और दोनों माँ को सोफे पर बिठाकर जल्दी से पापा की बाहों में समा गया। घर में अजब सा शोर सुनकर दोनों बहनें चाय नमाज तय करके सीढ़ियां उतरती हुई नीचे हाल में आ गई। दोनों ने हिजाब स्टाइल में दुपट्टा अपने गिर्द लपेटे हुए थे और दोनों अपने सामने 2 खूबसूरत पठान मिलिट्री यूनिफॉर्म में मामा बाबा को चुप करवा थे कि चुप कर जाएं, हम सही सलामत है। दोनों की नजर सीनों की तरफ खड़ी डरी सहमी अनिला और मलिहा पर गए। पहले तो अकील ने अपनी नीली आंखों से रज कर मलिहा को देखा, आंखों की प्यास बुझाई और सफी ने ग्रीन रंग की आंखों से अनिला को देखा, आंखों में बसा लिया। इस वक्त दोनों बगैर दाढ़ी के और फौजी कट बाउल में कोरी रंगत और पश्तो लहजे में बोलती हुई उर्दू में बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे थे और मिशो में उन्होंने ब्राउन लेंस लगाए हुए थे। अकीब मलिहा का गुड़का देकर माँ के इशारे से बोला ये कौन है, तो मामा से पहले पापा बोले ये मेरी बेटियां। सफी अक्की को आंख मारकर आहिस्ता आवाज में बोला पर हमारी बहनें ने। सफी की बात पर अक्की का क्या का हाल में गूंज गया। हंसते हुए उसकी नजर माँ पर बढ़ी जिन दोनों को गोड़ रही थी कि उसमें हंसने की क्या बात है। सफी माँ का गुस्सा कम करने के लिए बोला अस्सलाम वालेकुम जी, जिनकी आप बेटियां ना हम उनकी बेटियां, और फिर बुलंद आवाज में हंसने लगे। पापा ने मामा का हाथ दबाया कि मत डांटो, शुक्र करो कि जिंदा सलामत आ गया, हमारे घर की रौनक शुक्र है अल्लाह ताला का। सफी मलिया को देखा बोला आपी आप में घर आए को चाय पीने नहीं पूछते क्या, और माँ को देखा बोला यार भूख से जान निकल रही है, कुछ नाश्ता वाश्ता करा दो। बच्चियों की मामा और माँ की गोद में सर आकर वहीं सोफे पर लेट गए और बोला बहुत ही याद आती थी आपकी, बड़ी मुश्किल से मिशन पूरा किया, अब हमें नौकरी से फारग कर दिया गया है कि कहीं हम पहचाने ना जाए तो सोच लें किस शहर में शिफ्ट होना है, हम रहायश देख लेंगे। मामा मुस्कुराती हुई सफी के बाल में उंगलियां चलाते हुए साइज लाकर बोली अच्छा देखते हैं, और मलिया और अनिला से बोली चलो बच्चों नाश्ता तैयार करो, बच्चे भूखे आया पर शुक्र है आ तो गए हैं। वो सभी के माथे पर बोसा लेकर बोली तो दोनों इन जवान शो आंखों वाले पठानों की शो नजर से बचने के लिए किचन में भाग आई नाश्ता बनाने के लिए। स्टेज पर दिलावर पहले ही बैठा हुआ था। सब लड़कियों ने शो मचाया कि उठे दूल्हे राजा दुल्हन का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाए। परेशान दिलावर जबरदस्ती मुस्कुराने लगा और आगे बढ़कर मोमना का हाथ थाम गया कि उसे स्टेज पर ले आए। दिलावर के गरम मजबूत हाथ में मोमना का ठंडा और कमता हुआ हाथ आया तो मोमना के अंदर करंट तोड़ गया, जबकि दिलावर ने सोचा कल जब मोमना को हकीकत का इल्म होगा तो वो शायद ये रिश्ता खत्म कर दे, पर इस वक्त दिलावर ने अच्छी अदाकारी करने का सोच लिया था। उसने कजन के बोलने पर मोमना का घूंघट उठाया और कुछ लम्हों तक देखता रह गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो हैरान हो गया। फिर जब सबकी हुटिंग पर होश में आया और शर्मिंदा सा मोमना के माथे पर किस की और जेब से डिब्बी निकालकर डायमंड रिंग मोमना की हन्नाई हाथों में पहनाए। सब ने तालियां बजाई और शोर मचाया ओ। फिर सबके बोलने पर मोमना ने हान के हाथों की बैक साइड पर किस की और मामा से पकड़कर अंगूठी दिलावर के हाथ में पहनाई। वो भी बहुत ही खुशी का इजहार कर रही थी। उसके चेहरे पर बुला का हुस्न उसके अंदर की खुशी की अक्कासी कर रहा था। यह मंतर दिलावर के लिए हैरान कर था। फिर उसके दिल में ख्याल आया हो सकता है ये भी अदाकारी कर रही हो। सबके साथ ही दूल्हा और दुल्हन का फोटो शूट हुआ। इन सब तस्वीरों में दिलावर ने महसूस किया कि वो घबराई हुई है। उन्हें अपनी डरी सहमी कामती हुई शरीक का ख्याल पर प्यार आया और दुआ कर गया कि ये सब कभी खत्म ना हो। रस्मों के और फोटोशूट के बाद सब अपने अपने घरों को चले गए और मेंशन वाले सब घर आ गए। मोमना का लहंगा संभालती हुई शानो और नायाब अंदर आए तो सब परेशानी वाली कैफियत में आ गए कि पता नहीं क्या हुआ है और अब क्या होगा।
सरी प्रियंका सोफे पर बैठी मुलाजमा के हाथ से पानी का गिलास पकड़ कर रही थी कि दिलावर के अल्फाजों ने सबके बढ़ते हुए कदम रोक लिया। वो बोला, मामा, एक तो चंद दिन के लिए वसीम मेरे काम से गया हुआ है, तो शानो बाबा की हिफाजत और ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, उसका जवाब दे हूँ मैं अपने यार को। और दूसरी बात, मुझे मोमना से अकेले में बात करनी है। मामा ने चूंक अपने बेटे को देखा और कुछ तो बात है जो उनसे छुपाई गई है। उन्होंने नायाब और शानो से बोला, मोमना को दिलावर के कमरे में छोड़ा। ये सुनते ही मोमना मजीद घबरा गई कि अल्लाह है, पता नहीं क्या बात करनी है, कहीं ये ना बोल दें कि पापा ने शादी जबरदस्ती की है। वो डर से कांपने लगी कि कहीं ये ना बोल दे कि मेरी जिंदगी में मनाहिल के सिवा कोई नहीं आ सकती। वो शानो और नायाब दोनों के सहारे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरों की किताब में चल रहे थे। मोमना से 2 कमरे आगे दिलावर का कमरा था। नायाब ने मोमना को कमरे में लाकर आंख में की कि बेड पर बैठकर हम तेरे लहंगे को फैला देते हैं भाभी जान। और दोनों क्या लगाकर हंसने लगे, जबकि मोमना नायाब को गुस्से से घुटती सोफे पर बैठ गई और बेड पर चोर नजर डालकर सोचने लगी, पता नहीं बेड तक पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं। दिलावर सोफे पर बैठी हुई मोमना को सोफे पर बैठे देखकर समझ गया कि मोमना अभी सोच रही है कि अब आगे वो क्या करेगा, तभी बेड पर नहीं बैठी। वो 1 मिनट का बोलकर अपना स्लीपिंग सूट लेकर बाथरूम में चले गए और नहाकर कपड़े तब्दील करके मोमना के साथ ही सोफे पर बैठे। वो बोले, आप भी इजी हो जाती, इतना भारी दुपट्टा है, पेशा कपड़े तब्दील कर लें फिर बात सुन लें। मोमना बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आप बात करें। ये बोलकर वो दिल में बोली, जल्दी से बोल दें जो कहना है, कहीं मेरा दिल बंद ही ना हो जाए। हान बोले, मोमना, पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करना है कि आप खानदान की इज्जत आपने ये जोड़ा पहन कर बचाई है, चाहे जिस दिल से भी पहना है, शुक्रिया। दूसरा, मैं चंद दिन के बाद वापस लंदन जा रहा हूँ 2 साल के लिए। आप इन 2 साल में सोच लीजिएगा कि आपने ये रिश्ता आगे बढ़ाना है कि नहीं। होगा वो जो आप चाहेंगी, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जो आपको कल या इससे अगले दिन तक इल्म हो जाएगा। इस बात की सुनते आपकी सोच तब्दील हो जाए और आपको मेरा साथ किसी सूरत गवारा ना हो। मोमना ने बात सुनते हुए सर में चुभती हुई एक पिन निकाली के सर दर्द हो रहा था कि वो कहाँ आदि थे। इतने भारी ड्रेस की तो हान ने भी बेएहतियात पिने निकालना शुरू कर दी और मोमना के हाथ पर रखने लगे। मोमना मगन हान को तकती रही, जिस काम में अनारे थे पर मोमना की मदद करना चाहते थे। यकलहर पिने निकलने से दुपट्टा वजन की वजह से मोमना की बैक पर सोफे पर गिर गया और मोमना की बढ़ना बाहें नमाया कर गया, जिसके देखते ही मोमना उन पर हाथ रखकर झटके से खड़ी होगी और बोली, हाय ये क्या, ये तो मुझे याद ही नहीं था। हान के सामने मोमना की मेहंदी से खूबसूरत बैल बूटे बने हुई मेहंदी से रंगीन बाजें थी जो उनके होश उड़ा गए और वो क्या बोल रहे थे वो भूल गए और बेहतियारी मोमना को बाहों में ले गए और आंखें मौत गए। उनका दिल उन्हें ऐसा करने पर उकसा रहा था और वो इनकार नहीं कर पाए कि मोमना उनकी महरम थे, बीवी थी, चाहे जबरदस्ती बनाई गई थी। उन्हें मोमना का खुशबूदार बदन हौले हौले कामता वजूद साथ लगाने से सारी थकावट उतरती हुई महसूस हुई। उनका दिलो दिमाग पुरस्कून हो रहा था और अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कि वो सुबह से दिमागी जंग लड़ लड़कर थक गए थे। तो वो मोमना के होंठों पर झुके। मोमना हैरत से भटी आंखों से हान को महसूस करती, पर इस पर हान की गिफ्ट इतनी मजबूत थी कि वो अपना आप उन्हें नहीं छुड़वा पाते। वो इन लम्हों में जी रही थी और अपना आप छुड़वाना नहीं चाहती थी। हान का हाथ मोमना की जिप खोलता गया और वो हाथों से इल्तिजाज कर गई। तब हान भी झटके से होश में आए और जल्दी से परे हटे। ऐसा करने का उनका दिल तो नहीं था, पर वो सॉरी बोलकर बाथरूम में चले गए, थोड़े कंफ्यूज थे कि वो क्या कर रहे थे। मोमना भी मौका मिलते ही दुपट्टा वहीं पर छोड़कर हाथों में लहंगा उठाकर कामती टांगों के साथ ही अपने कमरे में भाग गए। कमरे में आते ही मोमना बैग पर लेटकर दर्द दर्द करते दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। वो हैरान होती जा रही थी कि ब्यूटिशियन ने सही बोला था कि हान अपने होश गंवा देंगे, और हुआ भी ऐसा ही था। वो भी अपनी कलाइयों पर हाथ फेरने लगे, जहां जहां अभी थोड़ी देर पहले हान के हाथ गर्दिश करते। वो अपनी कैफियत पर हैरान सी थी और आईने के सामने बैठकर जुड़ली उतार लगे और फिर शावर लेने के लिए चली आई। बाथरूम जाते हुए उसकी नजर मेज पर पड़े हुए डिब्बों पर पड़ी, जिन्होंने उसे खोलकर देखा। इसमें सूट और ज्वेलरी थी। सुबह के लिए वो जोड़े पर प्यार से हाथ फेरने लगी और ला मुस्कुराने लगे और गालों के डिंपल गहरे हो गए। मोमना फ्रेश होकर बेड पर लेटकर अपनी और हान की मुलाकात याद कर करके शर्माती रही और उसे बोली, हान कुछ भी हो जाए मैं आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। वो अपने होंठों पर हान की गिरफ्त महसूस करती छुई मुई हो गई और अपना चेहरा हाथों में लेकर शर्माने लगी और न जाने कब सो गई। हान बात में जाकर बहुत ही शर्मिंदा हुए के साथ तो बोल रहा था कि अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और साथ धीरे धीरे तमाम दीवारें गिरा कर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा था। वह उससे बोले, तू पागल तो नहीं हो गया क्या,
کبھی لڑکی نہیں دیکھی یا یوں پڑھانا باہر نہیں دیکھی؟ لندن میں تو لڑکیاں اس سے بھی متصل لباس پہن کر یونیورسٹی آتی ہیں، تو تجھے اب کیا ہو گیا؟ تو ہان خود سے بولا، یار وہ حلال ہے مجھ پر اور میں اس کا محرم تھا، تو بس اس پاکیزگی کے پیکر کے حساب میں جکڑا گیا۔ اور دل نے کہا، اسے محسوس کر ایک بار، اور وہ تو جیسے بیٹری تھی، مجھے چارج کر گئے۔ مجھ میں سے تھکاوٹ اور پریشانی نچوڑ گئی۔ اس کے لبوں کی مٹھاس میرے جکڑے دماغ کو تر و تازہ کر دیا، تو دل 2 قدم آگے بڑھنے کا سوچنے لگا اور زپ کھل گئی۔ یہ بولتے ہوئے سر کھچاتے ہوئے سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھ رہے تھے، اور پھر خود ہی اپنی بے چارگی پر ہنسنے لگے اور آقا بیڈ پر لیٹ کر گزرے لمحوں میں جینے لگے۔ وہ اٹھے کہ کوئی کتاب پڑھوں، نیند نہیں آئے گی۔ دل بار بار بول رہا تھا کہ اسے کیوں جانے دیا۔ ہان مسکراتا ہوا بک ریک میں سے ایک کتاب اٹھا کر لیٹ گیا کہ سبھی کتابیں ان کی پسندیدہ رائٹر کی تھے۔ ہان نے بے دھیانی میں پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگے اور اگلے لمحے وہ اپارٹ پار کر جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی شادی کا میری طرف سے تحفہ لکھ کر آج صبح مومنہ لکھ کر گئے تھے۔ ہان حیران رہ گئے کہ کون ہے جو ان سے محبت کا اظہار کر گئی ہے۔ وہ بے قرار ہو گئے کہ کون ہے یہ؟ شادی میں تو بہت سارے رشتے دار لڑکیاں آئی ہوئی تھی، کون ہو سکتی ہے یہ؟ سترے ہان کا سکون چھین کر لے گئی کہ کہاں ڈھونڈو ان آنکھوں کو جن میں عشق کی طرف ہے، اور وہ بھی میرے لیے۔ ہان صوفے پر ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئے کہ اب کیا کروں۔